नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, पूरी दुनिया राजीव नारायण जी का इंतजार करती है। जबरदस्त ज्योतिषी हैं। इस बार उन्होंने बहुत धमाका किया है। राघव चड्ढा का खेल के पीछे कौन सा ग्रह है जिससे राघव चड्ढा का दिल इलू इलू करने लगा? वो आप केजरीवाल को छोड़ गए और शायद बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। ईरान अमेरिका के युद्ध में ईरान दिन पर दिन कैसे भारी पड़ रहा है और जीत की क्या संभावनाएं हैं, और भाजपा का वार्षिक फल क्या कहता है, सारी बातें राजीव नारायण जी के साथ ले चलता हूं आपको उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। एक दिन लेट हुआ प्रोग्राम। संडे के दिन सब लोग देख रहे थे, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन स्वानंद किरकिरे जी का प्रोग्राम था और बड़ा मैं व्यस्त था, एक सेकंड का समय नहीं था। मैंने राजीव जी से और दर्शकों से क्षमा मांगी। राजीव जी, आज बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। मुझे पूछना है कि ईरान कैसी बैंड बजा रहा है। अमेरिका के कई सारे जहाज टपका दिए। वो तो अमेरिका कह रहा है पायलट हम बचा लाए, वरना अमेरिका मुंह दिखाने लायक बचता नहीं। ईरान ने धुआं धुआं कर दिया अमेरिका को। तो मैं जानूंगा, आपने कहा भी था कि वो आप ईरान की जो राष्ट्रीय जन्म पत्री है वो आप अगले शो में डिस्कस करेंगे, ऐसा आपने कहा था। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब नया वर्ष आ गया तो भारतीय जनता पार्टी का वार्षिक राशिफल कैसा है, ये पूछेंगे आपसे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे की। एक नेताजी हैं, नाम है राघव चड्ढा। यस यस यस। सामान्य से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनको रातों रात स्टार बना दिया। भाई राज्यसभा सदस्य बन गए, परिणीति चोपड़ा से शादी हुई। और ये बात बिल्कुल सब जानते हैं कि अगर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बनते तो परिणीति चोपड़ा उनको घास भी नहीं डालती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर थे और, लेकिन कहते हैं जिस थाली में खाते कभी कभी आदमी उसी में छेद करता है। तो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो केजरीवाल की पीठ पे छुरा भोग के चले गए और भारतीय जनता पार्टी उन्हें पंजाब से लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जो जन्मपत्री है, राशिफल है, वो क्या कहलाता है, और क्या राघव चड्ढा का आपके पास कोई कैलकुलेशन है कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है? शुरुआत यहां से करते हैं, बताइए। बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देता हूं कि आज आम आदमी पार्टी की साथ साथ मेरे पास राघव चड्ढा की भी बहुत ही किसी नजदीकी आदमी ने मुझे उनकी हॉरोस्कोप मुझे प्रोवाइड करी है। तो इनका आज राजनीतिक भविष्य भी मैं बताना चाहूंगा। और दूसरा, इसके साथ साथ एक और किसी एक पंजाब का एक कांग्रेस में भी बड़ा स्मार्ट प्रवक्ता था, कोई जयवीर शेरगिल करके, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था। मैं उसके घर में भी 2-3 बार जा चुका हूं। उसको भी मैंने इसी तरह से 2 साल पहले समझाया था। तो आगे मैं बात करते करते पहले आम आदमी पार्टी की हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं। यह है दर्शकों आम आदमी पार्टी की हॉरोस्कोप। पहले हमें यह देखना है कि आम आदमी पार्टी में इस तरह की प्रॉब्लम आती क्यों, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो 26 नवंबर 2012 को फॉर्म हुई थी। तो संजय जी, हमें पहले ये देखना पड़ेगा, बहुत सारे जब ये पार्टी गठित हुई है तो इसमें कुछ कुछ विवाद भी साथ साथ चलते रहे हैं। जैसे वो योगेंद्र यादव पहले शुरू में छोड़ गए, फिर वो कपिल मिश्रा भी बीच में गए, कोई साइजा इल्जिमी थी, कौन थी, वो भी छोड़ के गई। तो पार्टी तो बनी एक अच्छे मकसद के साथ, आंदोलन से पार्टी खड़ी होती है, लेकिन ये बीच में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आयाराम गयाराम भी होता गया। अब गिने चुने पुराने जो इसमें लीडर्स हैं वो बहुत थोड़े से रह गए हैं। संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, सौरभ भारद्वाज है, इस तरह के लोग हैं। तो ये जो नया नाम जो कंट्रोवर्सी जिसकी हुई है, वो वास्तव में उसका व्यवहार डाउटफुल तो था। जो मैं यूट्यूब पे भी प्रोग्राम देख रहा हूं कि वो अपने आप को फिल्मी हीरो से वो खुद भी अपने आप को कम नहीं समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं संजय जी, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन जिस उद्देश्य के लिए हुई थी, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हुई थी, दर्शकों पूरे दुनिया के लोगों को मैं बताता हूं, ये राइटअप है, जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को न्यू दिल्ली में हुई। उस समय ब्रह्मांड में मकर लगन उदय हो रहा था। लग्ने शनि 10वें भाव में, 10वां भाव सत्ता का, अथॉरिटी का, पावर, पीएम, रूलिंग का होता है कि भाव में एक्सोल्टेड शनि इनका। 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड शुक्र के साथ, 6th लॉर्ड 9th लॉर्ड वक्री बुध के साथ भी था। तो पहली बात है, जहां छठवां घर का स्वामी जाएगा वहां विवाद होगा। तो इसका मतलब सत्ता के आते ही इनमें विवाद जरूर शुरू होगा, संघर्ष जरूर होगा विवाद का। नंबर 2, ये तीनों ग्रह वैदिक ज्योतिष के अनुसार परम मित्र हैं और केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाकर पार्टी की एक मजबूत पॉलिटिकल लाइफ और रूलिंग, जिसमें रूलिंग मतलब इस कुंडली को मैं अगर देखूं, बहुत अच्छी कुंडली है
कि मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज पर काम करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो काम करेंगे नहीं करेंगे ये व्यक्ति की कुंडली से आता है। जैसे संजय जी, आपने बहुत अच्छी कंपनी खोल दी, बहुत अच्छी आपको ब्रांड की गाड़ी मिल गई, लेकिन अगर आपके सितारे अच्छे नहीं है तो उस गाड़ी को ठोक दोगे आप। तो इसी तरह से हम ये नेताओं की कुंडली में देखते हैं कि अगर राघव चड्ढा है या दूसरे कपिल मिश्रा हैं, ये लोग क्यों पार्टी को डिच करके गए? पार्टी इटसेल्फ तो बहुत अच्छी हॉरोस्कोप बहुत अच्छे समय पे बनी है। तो यहाँ इसमें है कि मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज पर काम करने वाली, जहां डेमोक्रेसी, एम्पैथी, जस्टिस पर ज्यादा महत्व दिया जाने का संकेत मिलता है इनकी कुंडली से, आम आदमी पार्टी की। 7th लॉर्ड चंद्रमा मून इस कॉम्बिनेशन को चौथे घर से देख भी रहा है। 3rd लॉर्ड 12th लॉर्ड बृहस्पति 5th हाउस, और 5वां घर होता है, दर्शकों आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, विजन, इंटेलेक्ट, विजडम, प्योरिटी ऑफ माइंड और वैल्यूज। मैं राहु केतु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहा, तो पहला एक कमजोरी हुई कि बृहस्पति का पीड़ित होना बुद्धि के भाव में, तो थोड़ी सी कहीं इंटेलेक्ट और विजन का भी डायरेक्शन से खिसकना, डायरेक्शन लेस होना दिखाई देता है। कि हम ये देखें कि मूल गलती क्या है, आपको बहुत अच्छी चीज मिली लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आत्मा और पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस का सिग्निफिकेटर सूर्य भी पीड़ित है। तो पार्टी अच्छी बनी लेकिन सत्ता आते ही इनका जो है बेसिकली अपने करेक्टर इनका बदल जाना, इस पार्टी का एक दोष, एक फॉल्ट इसमें दिखाई दे रहा है। और महत्वाकांक्षा के 11वें भाव में, तो इसमें जो लोग आएंगे महत्वाकांक्षा के कारण, जहां उनको महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो वहां पर वो अपनी दुकान अलग खोलने की चाहेंगे। सो वो राघव चड्ढा उसी तरह के उदाहरण है कि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई ना। आपने अभी जैसे कहा कि मात्र एक ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक वकील, उनके शायद फादर एडवोकेट हैं और छोटी सी फैमिली है, दिल्ली के रहने वाले, लेकिन राज्यसभा एमपी बनते वो तो, और उनको शायद सदन का उपनेता बनाया गया था क्या, तो उसको दिमाग उनके खराब होना स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी की हॉरोस्कोप में ये सूर्य का पीड़ित होना ये भी संकेत देता है। इस पार्टी का जन्म शुक्र के भरणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि सत्ता के 10वें भाव में प्लेस है, अर्थात इस पार्टी का जन्म ही सत्ता का सुख पाने के लिए हुआ है। मतलब ये पार्टी बनी तो देखिए आपको जानकारी होगी, मुझे जानकारी है संजय जी, कि हंग विधानसभा के रिजल्ट आए थे जब शीला दीक्षित को हटाया था, लेकिन ये पार्टी ने जिस कांग्रेस पार्टी के साथ में ही सरकार बना ली थी, याद है आप लोगों को, पहली बार सरकार में अरविंद केजरीवाल बने थे, कांग्रेस के समर्थन से बन गए। तो जन्म ही सत्ता का सुख पाने के लिए हुआ है, और प्रजातंत्र को मजबूत करना जनता के डेमोक्रेटिक राइट के साथ साथ इनके सभी विषयों जैसे शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, अन्य सुख सुविधाओं को डेमोक्रेटिक सेटअप के अनुसार प्रोवाइड करना ही इनका प्रमुख ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब इतनी अच्छी कुंडली है, ये सब दर्शकों मैं फट्टे नहीं लगा रहा हूं। जब किसी की कुंडली में अगर शनि उच्च का होगा, शनि जनता का कारक है, शनि जो है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का भी कारक है। तो हम डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, जनता अपने टैक्स का पैसा देती है, सरकार चुनती है, किस लिए चुनती है कि उसको बिजली पानी, उसके कम से कम शुद्ध हवा, बिजली पानी ये उसको मिले, यही चीजें। कोई किसी का मकान नहीं बनवाने जा रहा, कोई किसी को रोजगार, और रोजगार आप दिलवाइए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखिए। तो जो बेसिकली डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव था सरकार जनता के सुख का, उसमें ये पार्टी अच्छा काम करेगी। ये मैंने पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले भी आपको कहा था। इस पार्टी की खूबी ये है, शनि का उच्च का होने का मतलब है जनता के विषयों पर ये ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन कुर्सी की गर्मी इतनी खराब है इन लोगों के लिए कि दिमाग खराब होना स्वाभाविक है, सूर्य के कारण, सूर्य के पीड़ित होने के कारण। तो इनके हॉरोस्कोप में कई राजयोग फॉर्म हो रहे हैं। इनकी फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बता देता, जब इन्होंने पार्टी बनाई थी तो कुछ ऑब्जेक्टिव दर्शकों को पता होना चाहिए, हम आम जनता को भी पता होना चाहिए ये पार्टी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। अरविंद केजरीवाल और जो उस समय जो अन्ना आंदोलन के समय, इनकी फॉर्मेशन से पहले राजनीतिक ऑब्जेक्टिव थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, राजनीतिक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना। नंबर 2, आम आदमी कॉमन मैन की आवाज को मजबूत बनाना, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास करना। नंबर 3, पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय दल हैं से सेपरेट एक ऑनेस्ट एंड पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज एस्टेब्लिश करना, इनके मूल भावना थी जो जब ये पार्टी बनाई गई थी। झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह इन्होंने सिलेक्ट किया था, इलेक्शन सिंबल इसलिए सिलेक्ट किया कि देश में भ्रष्टाचार, महिला शोषण,
भाई भतीजावाद, जाति धर्म का भेदभाव जैसी गंदी राजनीति को झाड़ बुहार कर साफ करना। इसीलिए उन्होंने झाड़ू ली थी कि इस तरह के मुद्दों वाली राजनीति को सफाई करेंगे। स्वराज, गवर्नेंस ऑफ पीपल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे बुनियादी सब्जेक्ट्स पर फोकस, उसे बेहतर बनाने के लिए संघर्ष और आंदोलन करना। याद रखिए संजय जी, अगर आपका मूल स्वभाव, दर्शकों मैं सब बता देता हूं, मेरा, आपका, संजय जी का या किसी का भी हो दुनिया के, जो मूल स्वभाव से हट करके काम करेगा उसको जीवन में कहीं ना कहीं असफलताएं जरूर देखनी पड़ेंगी। क्योंकि आपकी ओरिजिनल, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या है। वो आपके अंदर, हर एक के अंदर एक गुण होता है। उस गुण को हमारे यहाँ बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कहते हैं कि अपने अच्छे खूबियों को आप हाईलाइट करिए, उनको मजबूत बनाइए और कमियों को सुधार करने के लिए प्रयास करिए, यही कहा जाता है। तो सड़क से संसद तक, संसद सुनिए संजय जी, इनकी मूल आत्मा प्राण आम आदमी पार्टी की क्या है? सड़क से संसद तक राजनीतिक गंदगी, बुराइयों को साफ करना इस पार्टी की मूल आत्मा है। अब राघव चड्ढा तो वो तो उससे तो बहुत दूर हो गए, कोई आंदोलन नहीं करते हैं, कहीं वो वॉकआउट भी नहीं करते हैं और वो सारी चीजें उन्होंने तो अपनी मूल आत्मा से हटे, तो इसलिए ये सब कंट्रोवर्सी आपके सामने दिखाई दे रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र कुंडली, मून चार्ट, वो इनका थोड़ा कमजोर है। हमारा मून चार्ट क्या बताता है? हमारा या किसी संस्था का स्टेट ऑफ माइंड, परसेप्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, वेरियस इंटरेस्ट एंड टोटल साइकोलॉजी हमारी सिग्निफाई करता है चंद्र कुंडली। आम आदमी पार्टी की मून हॉरोस्कोप में कई नेगेटिव सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे संजय जी ध्यान से सुनिएगा, टॉप लीडरशिप का भोग विलासता में लिप्त होना। सुनिए, वो राजमहल और शीशमहल का कंट्रोवर्सी बनी थी, तो आम आदमी पार्टी की चंद्र कुंडली में एक दोष ये भी है कि जो उनके शीर्ष नेतृत्व का भोग विलासता एक्सेट्रा का एंजॉयमेंट, गठबंधन में झगड़े विवाद, मन बुद्धि विजन का इम्प्योर होना, मतलब प्योरेस्ट ना होना, करप्शन, करप्शन स्कैंडल्स का प्रॉमिस योग है इनकी कुंडली में, जिसके कारण इस पार्टी को सदैव अपनी छवि, इमेज खराब होने का अशुभ योग बना रहेगा। इस पार्टी के लिए छवि खराब होने का यही कारण है, जो माया में जैसे ही लिप्त हुए तो इनकी इमेज खराब होगी, और जो लगातार दिख भी रहा है। महिलाओं के साथ कंट्रोवर्सी, उनका शोषण शनि शुक्र के कारण, क्योंकि इनकी कुंडली में भी हम वेरियस प्रोग्राम में शनि शुक्र के कॉम्बिनेशन को चर्चा कर चुके हैं। ये फीमेल्स के साथ अनैतिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, कि भी खराब योग है। इन्हें पार्टी में युवाओं, महिलाओं आदि के करेक्टर, क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल और पार्टी को, कि खासतौर से युवाओं, महिलाओं आदि के करेक्टर, कंडक्ट पर सीरियसली फोकस करना चाहिए, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। बिजनेसमैन या बिजनेस माइंड सेट के लोग, प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स को भी इस पार्टी की इमेज खराब, वो भी खराब कर सकते हैं, तो उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जब आप पार्टी का विस्तार करते हो तो हर एक को, एरा गैरा नत्थु खेरा को उनको शामिल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग IIT के हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल तो IIT खड़गपुर से पास आउट हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मून चार्ट का लग्नेश मंगल, भाग्य स्थान गुरु चेतना, एरीज लगन में, एरीज लगन बनता है। संजय जी एक सोल्यूशन समाधान दे रहा हूं आम आदमी पार्टी के लिए, बाद में राघव चड्ढा की कुंडली इसके साथ साथ लेता हूं, कि चंद्र कुंडली का लग्नेश मंगल भाग्य स्थान में बैठा है, जो भाग्य 9वां घर होता है गुरु और चेतना का। आध्यात्म, न्याय, प्रजातंत्र, एम्पैथी, मॉरलिटी, डिप्लोमेसी, नेम एंड फेम का होता है 9th हाउस, और 8th हाउस का स्वामी भी है मंगल, लॉन्जिटिविटी, स्ट्रेटेजी, लॉजिक, रीजनिंग का सिग्निफिकेटर भी है। अतः इस पार्टी को जीवन भर अगर राजनीति में सरवाइव करना है, जनता का प्यार, जनता का रेस्पेक्ट, सम्मान अगर प्राप्त करना है, तो इनको जीवन भर श्री हनुमान जी की भक्ति में रहना चाहिए, और उनके आचरण, जो हनुमान जी का आचरण था, निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान से प्रेरणा लेनी चाहिए। अर्थात पार्टी की टॉप लीडरशिप यदि श्री हनुमान जी की तरह एक योगी, भोग विलासता से दूर, माया से दूर, प्रभु श्री राम के द्वारा मर्यादा में रहकर शासन चलाना, केवल जनता के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करना, अपने एक्शंस, पॉलिसीज का स्वयं क्रेडिट ना लेना आदि उद्देश्य के साथ अगर पॉलिटिक्स करेंगे, अन्यथा तो ये सफल रहेंगे, अन्यथा काल द्वारा इन्हें दंड और इनके भविष्य पर सदैव संकट बने रहेंगे। आंदोलन, जनता के लिए संघर्ष,
इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इनकी पार्टी की आत्मा और प्राण दोनों हैं। अब ये जो आपने जो कहा, ये है भैया राघव चड्ढा जी की कुंडली। ये राघव चड्ढा जी का जन्म जो है दर्शकों 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। इनकी जो लग्न चार्ट है वो धनु है, शनि लग्न में, राहु तीसरे घर में, मंगल चौथे घर में, शुक्र 10वें घर में, बृहस्पति इनका लग्न 6वें भाव में झगड़े विवाद के घर में बैठा है, और चंद्रमा इनका नीच का है 12वें भाव में, सूर्य और बुध सूर्य भी इनका नीच का है 11वें भाव में, और केतु इनके 5वें भाव में, मतलब इनका 9वां घर पीड़ित है। तो इसलिए इस व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की तो कोई समझ नहीं है। ये नैतिकता नाम की चीज तो इनके आसपास से फटकती नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर महिलाओं के प्रति इनको अंदर भी जबरदस्त आकर्षण का योग रहेगा। यही कारण है इन्होंने लव मैरिज की और एक फिल्मी सिने स्टार से मैरिज की है। तो इनकी कुंडली की जो नेगेटिविटी है, क्यों इस समय इनको कष्ट आया, शनि और मंगल द्वारा शुक्र जो कि चंद्र कुंडली का 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड है वो पीड़ित है। इनकी लाइफ में ग्लैमर वर्ड की और अट्रैक्टिव चार्मिंग फीमेल्स के कारण इनको जीवन में अपमान देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल कैरियर की डेथ इनका होने का संकेत आ रहा है। मतलब ये जो इन्होंने ग्लैमर वर्ड की लेडी से जो शादी करी, वो ही लेडी इनके जीवन में इनके कैरियर के लिए एक मुश्किलात खड़ी करेगी, क्योंकि वो इनकी कुंडली इस तरह का संकेत दे रही है। और वीनस इनका नीच का भी है, भोग विलासता का शौकीन बना देता है नीच का शुक्र। माइंडसेट भी ऐसा ही होता है हमेशा, और उस पर मंगल की दृष्टि है जो कामोत्तेजना दिखाती है, मतलब स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण रहेगा। वैसे भी खूबसूरत तो है ही। उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में, चौथा 4th हाउस एफ्लिक्टेड है इनका चंद्र कुंडली में। और जिस व्यक्ति का चौथा घर पीड़ित होता है, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रस्ट, विश्वास, श्रद्धा चौथे घर से देखी जाती है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म भी चौथे घर से देखा जाता है। वो शनि राहु से पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। अतः मदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस पार्टी में ये इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, उसके साथ धोखा कर सकते हैं। इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनको अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए इस व्यक्ति पे कभी ट्रस्ट ना करे, कि ये जीवन में कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे। जनता की सेवा, राष्ट्रवाद इनका झूठा और नकली है। जैसे ये बार बार कह रहे हैं ना, मैं जनता के इन मुद्दों को उठाता हूं, ये नकली और झूठा है, क्योंकि इनका चौथा घर चंद्र कुंडली में पीड़ित है। इनकी कुंडली में सूर्य नीच का है और मंगल से पीड़ित है, जो इन्हें अति इगोइस्टिक, वेरी इगोइस्टिक, अथॉरिटेटिव, र्यूड, पिता या अपने नेता का सम्मान ना करने का योग बना रहा है। ये एक अच्छी सोल नहीं हो सकते। अगर ये कुंडली ठीक है तो ये बहुत अच्छी आत्मा नहीं है। क्रूर, रूड है बहुत बातचीत करने में, और अहंकारी बहुत ज्यादा हैं। इनका चंद्रमा भी नीच का, जो इनके अंदर वेवरिंग, डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक करना, मतलब निर्णय गलत करने का इनको क्षमता देगा। इमोशंस में कैरीड अवे हो जाना, ये इसका भी संकेत दे रहा है। वर्तमान में इनकी दशा, जब इन्होंने कंट्रोवर्सी जब ये आई है, इनको इनकी बोलने से रोकने के लिए जो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के स्पीकर को जो लिखा, सभापति को, वो जब लिखा है, तो इनकी दशा जो वर्तमान में शुक्र में, राहु में शुक्र चल रही है, जो 4 अगस्त 2026 तक चलेगी। और शुक्र और राहु इनके 6-8 एक्सिस बना रहे हैं। तो ये अपने आप में बेसिकली इनका जो है भोग विलासता में लिप्त होना और राजनीतिक संघर्ष से दूर जाना, आम आदमी पार्टी की जो फॉर्मेशन, जिस मूल आत्मा में संघर्ष जनता के मुद्दों के लिए हुई है, उससे कतई इनका सरोकार नहीं है। तो ये इनके लिए, ये किसी भी पार्टी में चले जाए, ये वहां पर लायबिलिटी साबित होंगे और धक्के देके निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में राजनीतिक खत्म होने का योग चल रहा है, और इनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है, कतई अच्छा नहीं है। क्योंकि वीनस राहु 6-8 एक्सिस में इंडिकेटिंग प्रॉब्लम टू कैरियर। राहु अंतर्दशा वाज स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2024। जैसे इनकी अंतर्दशा शुरू हुई है, 1 मार्च 2024 से शुरू हुई है, और इन्होंने शादी जब की है तो 24/9/2023 को उन्होंने मैरिड टू ए फिल्म एक्ट्रेस। दशा उस समय थी शुक्र, मंगल, मरकरी, शनि। महिलाओं के साथ फ्रेंडशिप, एसोसिएशन इनके लिए सदैव अशुभ रहेगी। वर्तमान में इनके पॉलिटिकल कैरियर के मार्च 2027 तक बहुत खराब समय है। मार्च 2027 तक बहुत ज्यादा खराब समय है संजय जी।
अब मैं एक कुंडली लेता हूं ईरान की, आपको पता है वर्षफल अब बीजेपी का भी शुरू हुआ है, तो संजय जी वर्षफल ईरान का भी शुरू हुआ है। जो ईरान की ये दर्शकों हॉरोस्कोप है, ये मेन हॉरोस्कोप आपके पास है और आपके ऑफिस में बोलिएगा। ईरान जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1 अप्रैल 1979 को फॉर्म हुआ था, दोपहर के 3 बजे तेहरान। कर्क लगन की कुंडली, बृहस्पति इनका 9th लॉर्ड उच्च का है और ये में इनकी वर्षफल बन रही है। ये दर्शकों वर्षफल मैंने हैंड हाथ से बनाई है, उसको मैं शेयर करता हूं क्योंकि टेक्निकल है और इसमें जिस तरह का जो वर्ल्ड में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है और अमेरिका जैसे देश को ध्वस्त किया है, तो उसके लिए मैं ये आपको क्या नाम है इस राइटअप को शेयर करता हूं आपके साथ। ईरान्स वर्षफल फॉर द ईयर स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2026 एट 16 hour 24 hours has Leo ascendant and Virgo sign. Both the Lord of the year and the Muntha Lord are Jupiter. The Muntha is placed in the 11th house, the house of gains and achievements. This indicates that this year will bring a lot of happiness, success and wealth to Iran. Help from friends, benefactors, political success and fulfillment of desire. ये इनकी एनुअल हॉरोस्कोप का फलादेश है, प्रेडिक्शन है। Iran has a Cancer ascendant in his natal horoscope. The 9th Lord Jupiter is exalted and placed in the ascendant itself. The ascendant Lord, the Moon, is positioned in the 11th house of success and achievements. The 5th Lord Mars is placed in the 9th house. These placements create excellent combination involving two trinal houses. The Sun, the significator of power, authority, and governance, along with Mercury, Lord of the 3rd and 12th house, and Mars are conjunct in 9th house and expected by exalted Jupiter. 9th house signify fortune, higher knowledge, traditions, and mentors. At present, Iran is undergoing the planetary dasha of Jupiter, Rahu, Saturn. Jupiter signifies tradition, culture, civilization, righteousness. As the 9th Lord, it also stands the compassion, morality, ethics, respect for democratic values, diplomacy, justice, religion, religious freedom, and religious places. Therefore, even after the merciless assassination of its supreme spiritual leader and other top military and political leaders in this war, Iran will successfully protect its sovereignty. It will not permit any regime change while adhering to the principle of Dharma, righteous war, informing before attack. मतलब आपने देखा राइटियस वॉर, ये जब भी अटैक करते हैं ईरान वाले हमेशा अमेरिका और इजराइल की धोखाधड़ी से नहीं करते हैं, इन्फॉर्म करके करते हैं कि हम आपके फलाने ठिकाने को अटैक करने जा रहे हैं। इट विल इन्फ्लिक्ट द हार्शेस्ट पनिशमेंट ऑन इट्स एनिमीज एंड conspiring neighboring countries. After securing victory over all of them, Iran will establish a new power balance in the Middle East, emerge as a leader in the region, and establish justice. It will definitely develop a nuclear bomb. संजय जी, हमारे नेताजी ने जब ये 25-26 को जब यात्रा की थी, उस समय की ये हॉरोस्कोप है और नेताजी ने कितना बड़ा भारत के साथ अपमान किया है ईरान के साथ। मैं आपको ये दर्शकों बताना चाहता हूं कि भारत में मोदी सरकार ने भारतीय सभ्यता के 7000 वर्षों से ज्यादा पुराने मित्र देश ईरान के साथ अपनी 25 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 इजराइल यात्रा करके धोखा किया। मासूम बच्चियों, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता और अन्य टॉप लीडर्स की मृत्यु ईरान सहित पूरे विश्व के देशों की इकोनॉमीज को संकट में डालने वाले इस अधर्म के युद्ध में जो इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया का इनडायरेक्ट हमारा मोदी जी ने करके सहयोग करके महापाप किया है, जिसका विश्व और भारत की निर्दोष जनता को दुख, तकलीफों, अन्य संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे विश्व में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स का नुकसान जान माल, मिलिट्री, सिविलियंस का अब तक हो चुका है। गाय का मांस खाने वाले दर्शकों ध्यान से सुने, ये हमारे आरएसएस वाले, भाजपा वाले और मोदी जी गाय का मांस खाने वाले, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का सहयोग करके पूरे इजराइल में, आपको जानकारी के लिए बता, पूरे इजराइल में एक भी सनातन धर्म का मंदिर नहीं है और ना ही इजराइल के ज्यूज सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इनका सम्मान करके हमारे सनातन धर्म का भी अपमान किया है, इनका समर्थन करके। नरेंद्र मोदी जी के इस पापों की सजा काल द्वारा भ्रष्टाचारी बलात्कारी जोड़ो पार्टी अर्थात बीजेपी, आरएसएस, अंधभक्तों कौन,
गोदी मीडिया, तलवे चाटने वाले कॉर्पोरेट्स, फिल्म एक्टर्स, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, आंटी अंकल व्हाट्सएप ग्रुप के को अवश्य मिलेगा। इन सभी का अंत महाभारत के कौरवों की भांति अवश्य और शीघ्र होगा। इस अधर्म के युद्ध में पौराणिक और वर्तमान युद्धों जैसे यूएन चार्टर के सभी नियमों को वायलेट किया जा रहा है अमेरिका, इजराइल जैसे राक्षसी देशों द्वारा। ये राक्षस एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस एंड ह्यूमिलिएशन, डिस्ग्रेस और डिफीट के फियर के कारण सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की यूटिलिटीज जैसे पावर प्लांट्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, हाउसेस, मार्केट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स पर बॉम्बार्डमेंट करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। निर्दोष लोगों की हत्याएं, कंटिन्यूअस डिसेप्शन, बिट्रेयल के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन की हालत ठीक महाभारत के उस भीष्म पितामह जैसी हो गई है जिन्हें अर्जुन ने हजारों बाणों से घायल करके मृत्यु सैया पर, डेथ बेड पर लिटा दिया था। मोदी जी की हालत वैसी हो गई है। लोग अक्सर पूछते हैं मेरे से, मोदी जी कब जाएंगे? मैं तो कहता हूं वो जा चुके हैं, वो तो लेटे पड़े हैं। जो आदमी इतना एप्सिन फाइल से लेकर पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, उनके साथ काम करने वाली मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके भारत में भी जो कई सारे सेक्स स्कैंडल वो जो जांच का विषय है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो उन्होंने स्वयं कई प्रोग्राम्स में कहे हैं, वो सब एक्सपोज हो रहे हैं। उसके बावजूद ही हम बेशर्मी से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा ही लिटा दिया जैसे उसी और उस भीष्म पितामह ने उसी शारीरिक कष्टों में अपने सामने अपने सभी सगे संबंधियों की मृत्यु होते हुए देखी, उनकी बर्बादी के विटनेस बने। इसीलिए ये सरेंडर महोदय नेता अपने ही सामने संपूर्ण भ्रष्टाचारी बलात्कारी जोड़ो पार्टी बीजेपी और आरएसएस, उसके सभी संगठनों की खराब छवि और उनका अंत होते हुए देखने का इतिहास अवश्य बनेंगे। मधु किश्वर, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इनके सेक्स स्कैंडल लगातार एक्सपोज किए जा रहे हैं। अपनी सत्ता, अपने मंत्रियों, उद्योगपतियों, अफसरों को एप्स्टीन गैंग जो यूएस इजराइल से बचाने के लिए इन्होंने अमेरिका इजराइल के आगे सरेंडर करके पूरे विश्व की इकोनॉमी में संकट डालने और उसे बर्बाद करने का महापाप किया। भारत की छवि को लास्ट 500 सालों में सबसे ज्यादा खराब करने का भी देशद्रोह किया इन्होंने। देश की सुरक्षा को खतरे में डाला एप्स्टीन का गवर्नमेंट पॉलिसीज को लीक करके। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था जब नरेंद्र मोदी जी ने जब क्या नाम है जिस समय विजिट की थी, उस समय जब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय की ये हॉरोस्कोप है, दर्शकों जरूर आपके ऑफिस में बोले शेयर करेंगे, जिसमें टॉरस लगन आया और 10वें भाव में 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड का प्रभाव, 10वां भाव यानी सत्ता दल पीएम के लिए अशुभ यात्रा विफल और इनकी कुर्सी बचना की संभावना लगभग खत्म। ये एक तरह का जबरन सत्ता परिवर्तन खत्म होने का मृत्यु योग जैसा और जेल जाने का योग बना रहा है। मतलब मोदी जी की सत्ता को सबसे बड़ा ब्लॉट जाते जाते इजराइल की ये यात्रा ही साबित होगी। और आने वाले समय में इनके लिए क्या क्या, मैं एक और जानकारी आपको बता देता हूं। जिस तरह से इन्होंने अभी मैं सुन रहा था संजय जी 4 PM आपका भी बंद किया और भी कई राजीव निगम जैसे कॉमेडी वाले करने वाले लोगों से भी इनको परहेज होने लगा। कई लोगों के फेसबुक इन्होंने बंद किए हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आज इसका मूल कारण आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज होती है, हमें जानना चाहिए तानाशाहों की फिलॉसफी क्या होती है। तो टेक्निकल चीज है संजय जी, आपको बताएं ये सब तानाशाह कैसे सोचते हैं, इनके मन में चलता क्या है, तो आम जनता के पास में यह है। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम 10 मिनट में समाप्त जरूर करेंगे। तानाशाहों की फिलॉसफी, इन सभी की फिलॉसफी अक्सर पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपने आप को मानते हैं। यूटोपियन, आइडियल कंडीशन स्पेशली सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रपोजिंग और एडवोकेटिंग इम्प्रैक्टिकली आइडियल सोशल एंड पॉलिटिकल स्कीम, ये अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जहां वे समाज और मानवता को एक आइडियल रूप में बदलने का दावा करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं ना 15 लाख भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, 15 लाख जो है हर एक के खाते में डालूंगा, और नोटबंदी भी उसी उद्देश्य की थी। वे खुद को एकमात्र उद्धारक, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं ना, वे खुद को एकमात्र उद्धारक, सुधारक या मुक्तिदाता के रूप में पेश करते हैं। ये उनके अटूट आत्मविश्वास पर आधारित होता है, जहां उनको ये भ्रम हो जाता है कि वे सिर्फ वे ही देश और दुनिया को बदल सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह का, नेतन्याहू भी इसी तरह का ही है। और जैसे फॉर एग्जांपल वे जनता के असंतोष या इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यू का फायदा उठाकर खुद को एकमात्र समाधान के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मोदी जी अक्सर पेट्रोल पंप से लेकर
शमशान तक अपनी फोटो लगवाते ही रहते हैं। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने ठीक इसी तरह फर्जी भ्रष्टाचार, यूपीए का, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य रोजमर्रा की जरूरतें, बेरोजगारी, गिरता रुपया, शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबों, किसानों, दलितों, आदिवासियों का शोषण, देश का विकास, अर्थव्यवस्था कमजोर, रुपया आदि का भ्रामक प्रचार किया था 2014 तक, और अपने आप को बेहतरीन ऑल्टरनेटिव के रूप में कॉर्पोरेट ने उसका सहयोग भी किया, और गोदी मीडिया और भ्रष्ट आईएएस लॉबी के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया सबके सहयोग से। विचारधारा इन लोगों की, इन डिक्टेटर्स की होती है फिलॉसफी अक्सर राष्ट्रवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म, फासिज्म या सोशलिज्म पर बेस्ड होती है। सेंट्रलाइज अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं ये लोग, इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को उच्च उद्देश्य के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाता, जो आपका सोशल मीडिया, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनको गुलाम हो चुका है, इसीलिए इनका टारगेट आप लोग रहे हैं संजय जी, और सोशल मीडिया के लोग, और आगे भी बनेंगे, क्योंकि इनको उनसे परहेज है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी इनके अंदर, इनके मूल स्वभाव होता है सेंट्रलाइज अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट कंट्रोल करना। इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को उच्च उद्देश्य के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है, उनको इन आधार पर बांटा जाता है, अर्बन नक्सल जैसे कह देंगे, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर देंगे, ताकि विचारधारा पूरे समाज को कंट्रोल कर सके। ये इसलिए करते हैं, इनके अंदर मेगलोमीनिया और सैडिज्म की प्रवृत्ति होती है, जो इनके बचपन के अनुभवों, पर्यावरण और राजनीतिक कारणों से पैदा होती है। ये अपनी शक्ति को क्रूरता से इस्तेमाल करते हैं। इनका वर्किंग मेथड भी संजय जी, इन डिक्टेटर्स का आज का नहीं, 1,10,000 साल पहले भी देखो, उनका मूल वर्किंग मेथड एक ही होगा। तो मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं, जैसे क्या इनका वर्किंग मेथड में क्या होता है, बल, धोखा, व्यवस्थित दमन का सहारा, बल या धोखे से सत्ता हासिल करना, आर्थिक और अन्य सामाजिक विभाजन, भेदभाव, जनता के असंतोष को खुद को मुक्तिदाता के रूप में प्रोजेक्ट करना, विरोधियों और प्रश्न पूछने वालों को आतंकित करना, उत्पीड़न और नागरिक स्वतंत्रता का दमन, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना को कंट्रोल करके कुचलना, जन प्रचार, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करना, मीडिया एवरीवेयर एंड डेली 24/7 उस भ्रामक प्रचार को लगातार लोगों तक पहुंचाना, मीडिया पर पूर्णतः कंट्रोल, सेंसरशिप और केवल अपनी विचारधारा का प्रसार, समर्थकों को सम्मानित करना, विरोधियों को सजा देना, विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस, सेना या अन्य एजेंसीज का दुरुपयोग, पावर को सेंट्रलाइज करना, इकोनॉमी, सोसाइटी और पर्सनल बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए डेटा साइंस या अन्य टेक्नोलॉजी, पेगासस जैसे का इस्तेमाल करना। ये इनके स्वभाव में होता है संजय जी, जो मैंने कहा। ये भूल जाते हैं मुसोलिनी का एग्जाम्पल, ये भूल जाते हैं हिटलर का, कि मुसोलिनी को जो इटली का ताना था, जो जिसकी शिक्षा पर, आइडियोलॉजी पर आरएसएस फॉर्म हुई है, उसको जिस तरह से मारा है संजय जी, 12 दिन तक लोगों ने उसकी डेड बॉडी को लटका के रखा, जूते चप्पल मारे, उसके ऊपर पेशाब करी। एक औरत ने तो उसके माथे में, डेड बॉडी में 5 गोलियां दाग दी थी। तो इन सभी डिक्टेटर्स का ऐसे ही अंत होने वाला है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय पगलाए हुए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। देखिए संजय जी, अभी कोई मुझे जर्नलिस्ट बता रहा था, ईरान को माँ बहन की गाली देने लग गया भैया वो तो बंदा। होगा क्या ईरान का अमेरिका युद्ध में होगा क्या? नहीं, वो तो मैंने बता दिया, अभी बता दी ईरान की विक्ट्री तो अभी मैंने इंग्लिश में बोला, वो जानबूझ के, क्योंकि ईरान के लोग सुने इसलिए मुझे आज वो इंग्लिश में बोलना पड़ा संजय जी। सॉरी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मुझे आज जानबूझ के वो इंग्लिश में इसलिए बोलना पड़ा कि ईरानी लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, वहां ईरान तक ये मैसेज मेरा जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है, वो पर्शियन लैंग्वेज है, इंग्लिश में समझते। तो संजय जी, आपको पता, आपके भारत के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेताजी को हो क्या गया है संजय जी, विश्वगुरु को कितनी गंदी गंदी बातें। डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखो उसको ये कहा, सऊदी अरब के शेख को, जो वहां का शेख जो बहुत बड़ा किंग बनता है सऊदी अरब जैसे देश, उसको ये कहा कि मेरा पिछवाड़ा चाटता है। ये कितना, मतलब ही इज किसिंग माई आस, ये वर्ड उसने गंदी गाली दी थी। इसी तरह से हमारे मोदी जी को उनके मंत्री गाली देते हैं कि मोदी जी टांग चौड़ा करके। क्या मतलब होता है भैया टांग चौड़ा करके? ये कितनी चीप बात है। एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधान, 144 करोड़ के देश के, और मोदी जी अंत वक्त उस गाली को सुन रहे हैं। उससे पहले भी एक मंत्री ने आपको पिछले वर्ष ये कहा था कि मोदी जो है दो जो है तानाशाहों के आगे सोता है। कौन? चाइना और रशिया का जब दिया था, जब वो रशिया से तेल खरीद रहे थे। इससे पहले भी जेफरी एप्स्टीन भी ये कह गया, ही sang एंड डांस देयर, वहां इजराइल में उन्होंने नाचे और गाए। तो ये लगातार मोदी जी गाली भी खा रहे हैं उन लोगों से, और उनकी भजन भी कर रहे हैं, उनके लिए हवन करवा रहे हैं।
मोदी जी ने, और मोदी जी के अंधभक्त इतने बेवकूफ हैं कि गाय का मांस खाने वाले जो अमेरिकन हैं, इजराइल के लोग हैं, सनातन धर्म को वो गाली देते हैं, उनके लिए हवन कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी दीर्घायु के लिए। लानत है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपको संजय जी जानकारी के लिए चलते चलते बताओ, ये ईरान, ये राइटअप है टेक्निकल, एक और ईरान और हमारी सभ्यताओं में कितना सिमिलैरिटी है। ये देखिए संजय जी, ईरान और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मित्रता की समानताओं का इतिहास। ईरान और भारत की सभ्यताओं के बीच ट्रेडिशनल सिमिलरिटीज, कल्चरल कनेक्शंस एंड फ्रेंडशिप हजारों साल पुरानी है। बोथ कंट्रीज आर लिंक्ड थ्रू दी कॉमन रूट्स ऑफ इंडो Iranian civilization, which began with the migration of Aryans, Indo-Iranian people. Aryans को कहते हैं Indo-Iranian peoples। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कितना सुंदर इनके बारे में कहा था 1932 में, few peoples have been more closely related in origin and throughout history than the people of India and the people of Iran। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल वालों आप वोटिंग करने जा रहे हो, आप देखो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह के गए थे कि ईरान, few people have been more closely related in origin and throughout history than the people of India and the people of Iran। और ईरान के, उस ईरान के पीठ में छुरा भौंका नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ने। उनके 168 से ज्यादा बच्चियों के खूनी कातिल भी यही लोग हैं कि मोदी जी वहां पर अपनी कंसेंट दे के आए थे युद्ध करने की। और संजय जी, ये बंगाल वाले लोगों को पनिशमेंट इनको देना चाहिए कि अगर आपने नहीं दिया इसका मतलब आप रविन्द्रनाथ टैगोर का सम्मान नहीं करते हो। बोथ सिविलाइजेशन शो डीप सिमिलरिटीज इन लैंग्वेज, रिलीजन, माइथोलॉजी, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ। जल्दी से जल्दी बता। लैंग्वेज, शेयर्ड रूट्स इन द इंडो इरानियन लैंग्वेज फैमिली। संस्कृत में हमारे कुछ, और अवेस्ता, इनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बहुत समान वर्ड्स होते हैं, ग्रामर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देव कहते हैं, वहां देवता वर्सेस देव कहा जाता है। असुर को वहां अहुरा कहते हैं, अग्नि को आतर कहते हैं, सोम को वो होम कहते हैं। ये शब्द हमारे और ईरान की लैंग्वेज में सिमिलरिटीज हैं। वो अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं। और आप बताइए वहां वो जो ज्यूज हैं वो माथा टेक करके दीवार में जाना क्या करते हैं, उनको आप अपना दोस्त बता रहे हो। वो अग्नि की पूजा करने वाले ईरान वाले लोगों को आप आतंकवादी कहते हो। शर्म आनी चाहिए। रिलीजन, एंशिएंट वैदिक धर्म एंड हैव कॉमन ओरिजिन्स बोथ बेस्ड ऑन नेचर। ये लोग नेचर की वर्शिप करने वाले। फायर, यज्ञ और यजना, यज्ञ को यजना को यसना कहते हैं। देवास इन गुड इन इंडिया एंड असुराज गुड इन ईरान। बस इतना ही डिफरेंस है, ये लोग असुर को अच्छा मानते हैं। माइथोलॉजी, मेनी डेटीज हैव सिमिलर नेम्स एंड रोल्स। मित्र को हमारे जैसे मित्र कहा जाता है वर्सेस मित्रा। इंद्र को वो इंद्रा कहते हैं, डेमन वहां पर उनके यहाँ ईरान में इंद्र को राक्षस माना गया है। Varun shares some traits and with Ahura Mazda. These similarities exist because both groups originated from the Indo-Iranian Aryans around 2000 to 1500 BC before Christ. Later they diverged Vedic religion in India or Zoroastrianism in Iran. Later बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म 7th century में ले लिया। पहला उनका पारसी धर्म था, पारसी धर्म से थोड़ा मुस्लिम धर्म में भी वो लोग माइग्रेट, उन्होंने उनके बिलीवर हो गए। मॉडर्न पीरियड में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश इन 1950 बिटवीन इंडिया एंड ईरान। कल्चरल फ्रेंडशिप कंटिन्यूड आफ्टर 1947। बोथ कंट्रीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, कोऑपरेशन एंड चावार पोर्ट, एनर्जी, ट्रेड। तो ये सब चीजें हैं। और उस ईरान को हम यहाँ पर इस तरह की कष्ट में डालने की बात करें। एक आपने जल्दी कहा था, मैं एक हॉरोस्कोप के साथ में फिर प्रोग्राम समाप्त करूंगा। यह है दरअसल बीजेपी की वर्षफल, जो एनुअल हॉरोस्कोप जो बीजेपी का शुरू हो गया है 7 अप्रैल को शुरू होगा 6:56 पे। ओरिजिनल बर्थ इनका 6 अप्रैल 1980 का है, लेकिन वर्षफल के बारे में मैंने हमेशा सिद्धांत बताए हैं कि जब सूर्य की डिग्री आपके जन्म के सूर्य की डिग्री के बराबर होगी तभी आपका वर्षफल सोलर ईयर शुरू होगा। तो ये वर्षफल मेष लगन का निकल के आया, जिसका मैं शुक्र मुंता मेष लगन में है, 29 12वें घर में शनि और सूर्य से पीड़ित हैं। और चंद्रमा इसमें नीच का आया, बृहस्पति इसके अंदर मंगल से पीड़ित हो रहा है और तीसरे घर में बैठा है, और बुध और राहु पीड़ित हैं। बुध इसमें 6th लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठा है। ये 6th हाउस होता है चुनाव का। तो इस वर्ष
डिटेल प्रेडिक्शन में अगले प्रोग्राम में करूंगा इसकी। इस वर्ष ये होने वाले चुनाव में संजय जी ये मैनिपुलेशन करेंगे, क्योंकि 6 लॉर्ड 11th हाउस में राहु केतु के बीच में, जहां राहु केतु आएगा वहां मैनिपुलेशन वर्ड आप दर्शकों हमेशा अपने बात नोट कर रखेंगे। छल कपट जिसको कहते हैं, छल कपट से। तो ये 4th लॉर्ड डेबिलिटेड इन 8th हाउस, 3rd लॉर्ड 6th लॉर्ड बुध एफ्लिक्टेड इन 11th हाउस। विदेश में करप्शन स्कैंडल इनके एक्सपोज होंगे, इनके प्रोमिनेंट नेताओं के जेल जाने का और टॉप लीडर के भी जेल जाने का योग है। बीजेपी की जो प्लेनेटरी दशा, जब ये एनुअल हॉरोस्कोप शुरू हुआ है उस समय चल रही है, जो वर्तमान बीजेपी की मून वीनस जुपिटर, मून वीनस 6-8 एक्सिस में है इनकी कुंडली में, वर्तमान इसमें एनुअल हॉरोस्कोप में, और जन्म के चार्ट में ये 6वें और 12वें घर की एक्सिस में बैठे हैं, और जन्म के D10 चार्ट में, कैरियर के चार्ट में प्लेस है 3rd हाउस में एफ्लिक्टेड है राहु केतु। 29 का मंगल का 12वें भाव में प्लेसमेंट, 10th लॉर्ड 11th शनि और 5th लॉर्ड का 12th हाउस में पोजीशन। ये इंडिकेट करता है संजय जी इस वर्ष फल के अनुसार ये पार्टी की सत्ता जाना तय है, जिसको कि पहले पिछले प्रोग्राम में मैं बता चुका हूं कि 2 अप्रैल से लेकर जुलाई तक का पीरियड भाजपा के लिए सत्ता में बने रहने का नहीं दिखाई दे रहा। इनके पास नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगी, और चलते चलते हमने आपको ये कहा था, हमने पिछले प्रोग्राम में संवत्सर की कुंडली चर्चा की थी संजय जी। ये मैंने पिछले वर्ष भाजपा की वर्षफल दी थी, लास्ट ईयर का वर्षफल, उसकी सफल भविष्यवाणियों को एक लिस्ट बस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दर्शक ये जिससे जाना है कि भाई एनुअल हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन संवत्सर के बाद बैक टू बैक एनुअल हॉरोस्कोप की जो मैंने भाजपा की लास्ट ईयर की थी वो कितनी सफल हुई है। ये प्रेडिक्शन मैंने की थी संजय जी आपके प्रोग्राम में 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में, 30 मार्च 2025 को मैंने प्रेडिक्शन की थी लास्ट ईयर। नंबर 1, ये पार्टी अपनी जन विरोधी पॉलिसीज एक्शंस के कारण देश की जनता के विरोध का सामना करेगी। दर्शकों ये आप अपने ऑफिस में बोलिएगा ये दे, जिससे दर्शकों को ये ना लगे कि मैं राजीव जी ने अपने आप से कोई जोड़ दिया है। ये वर्ड मैंने केवल पॉइंट्स बनाए हैं इसमें। न्यू लॉज, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, आरटीआई एक्ट के बहाने विपक्ष, ब्यूरोक्रेट्स, आम जनता के साथ छल कपट, वो आपका डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके भी आ गए हैं। वो भी आपके है ना, ये तभी तो पोस्ट आपकी वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बार बार पोस्ट कटवा रहे हैं, छटवा रहे हैं, इसी की वजह से। ये मैं लास्ट ईयर प्रेडिक्ट कर चुका था। न्यू लॉज, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, आरटीआई एक्ट के बहाने विपक्ष, ब्यूरोक्रेट्स आम जनता के साथ छल कपट करके उनके संवैधानिक अधिकारों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन करेगी। आरएसएस सहयोगी दलों विद इन दी पार्टी में असंतोष उत्पन्न होगा, वो हो ही रहा है। मधु किश्वर और आपने सुब्रमण्यम स्वामी और कितने नेताओं को आप आवाज सुनी रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का छात्र पूरे देश में विरोध करेंगे। महंगाई बढ़ेगी, खेती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को नुकसान होगा। ये पार्टी चुनावों में हेराफेरी करेगी, वो कर ही रही है। धार्मिक दंगे और भावनाएं भड़काकर गोदी मीडिया के सहयोग से फॉल्स प्रोपेगेंडा करके देशवासियों को गुमराह करेगी। कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, इनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट्स, मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों के करप्शन और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे, वो भी लगातार हो रहे हैं। मतलब एक नासिक में जोशी पकड़ा गया, उसमें भी उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष उसके पैर धो धो के पी रही है। एक जोशी पकड़ा गया संजय जी, आपने अगले प्रोग्राम में उसको खुलासा करेंगे। आपको तो बल्कि मेरी आज तो क्लास लेनी चाहिए कि राजीव जी आप भी जोशी हैं, वो भी जोशी, वो तो उसने महिलाओं में रंगरेलियां मना रहा था। अगले प्रोग्राम में ले लेना मेरी क्लास, कोई बात नहीं है। तो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के करप्शन और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे। सहयोगी दलों के साथ छल कपट, पूरा देश इनके शासन से त्रस्त और संकट में रहेगा। 10वां, जनता अनेक संकटों का सामना करेगी, कर ही रही है। अब तो एलपीजी और सीएनजी की लाइन में लगी गई। कई महत्वपूर्ण नेताओं के बीमारी और अन्य अशुभ समाचारों का योग, वो आपने देख लिया, पवार से लेकर के रूपानी तक का दुखद समाचार आए। इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ वार के कारण मोदी सरकार अपमानित होगी, वो भी हुई। पूरे वर्ष इस पार्टी का आचरण घटिया किस्म का होगा, जिसके कारण पूरे विश्व में देश की छवि बहुत खराब होगी। जैसे एप्सिन सेक्स स्कैंडल, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर, टैरिफ पनिशमेंट अमेरिका द्वारा, इजराइल का सडन विजिट और ईरान के साथ धोखा, रशिया के साथ भी धोखा। इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट के लिए खराब वर्ष, वो देख ही रहे हैं। पड़ोसी देशों से खराब संबंधों और आतंकवादी घटनाओं के कारण गहरे युद्ध अन्य बार का सामना करना पड़ेगा। वो भी आपने पिछली बार पहलगाम घटना जैसी घटना देख ही ली। बस इसी पे मैं आज अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा, चलते चलते हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए। एक संजय जी, एक और चीज, अभी जो पूना में आपको पता है, मैं इसलिए मैं भी बहुत टायर्ड था
और दर्शकों से माफी मांगता हूं कि एक दिन मैं लेट हो गया आपका। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके बीच में आकर बहुत एक नई एनर्जी फील करता हूं अपने ऑडियंस के साथ। तो जो है मैं पूना में जो मैंने छोटी सी पूजा की थी, आप देखिए कि कितनी शिद्दत के साथ वहां पर पूजा की जाती है। और जो भी आप अभी अपने कंसर्ट का बारिश का बता रहे थे संजय जी, एक चमत्कार है वहां पर, पूना के लोग मानने लगे। तो 6 फरवरी दर्शकों, 6 फरवरी 2021 से मैं पूना में उस पर्टिकुलर प्लेस पे संजय जी 40-50 हवन कर चुका हूं, 40-50 हवन। और 40-50 हवन में जानते हो चमत्कार क्या होता है? या तो बारिश, मेरे हवन करने के बाद बारिश होती है, उससे पहले नहीं होगी। कभी भगवान ने मुझे वहां पर मेरी पूजा में बाधा नहीं आई। अभी भी लेटेस्ट भी, जिस दिन मैं वहां पर उतरा हूं 30 तारीख को, बहुत गर्मी थी और मेरे 2 घंटे बाद झमाझम बारिश हो गई है। अगले दिन बारिश रुकी रही। उसके तीसरे दिन हमारे अखंड रामायण का पाठ था, जब हमने हवन किया है और हम लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचे संजय जी, बारिश ही बारिश। तो ये भगवान की एक हनुमान जी की बड़ा विशेष कृपा मेरे ऊपर है। तो उसकी छोटी सी वीडियो है 50-60 सेकंड की, वो जरूर अपने ऑफिस में बोलिए शेयर करेंगे। मैं पूजा करते हुए अपने आचार्यों के साथ बैठा हूं। और श्री हनुमान जी के प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूं प्रोग्राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव नारायण जी, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और कई दर्शकों ने कहा कि मैं स्वानंद किरकिरे जी की कार्यक्रम की झलकियां दिखा दूं जो लखनऊ में किया। तो ये कुछ फोटो में लगा रहा हूं, आखिर में वीडियो लगा रहा हूं हल्की सी गाने की धुन पर। आप देखिए कि किस तरह ये आयोजन हुआ। 4 PM का लखनऊ का ये इवेंट था, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं फिर अनुरोध करूंगा कि आप जो लोग, एक नंबर है डिस्प्ले पर, आप लोग जिस राज्य में हो बताइएगा किस कलाकार का वहां पे आप चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस कलाकार से संपर्क करने का। 4 PM एक इवेंट के रूप में घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग राज्यों में बेहतरीन कलाकारों के साथ पहुंचे आप तक। आप इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला आए रे। उमर का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां में जो मोह माया नमक लगाए रे। क्या देखे न भाले न जाने न ताए रे, दिशाहारा ओंटारे Montari आधा मजा